Morning to all of you. This is the second part of the chapter Nazism and the Rise of the Hitler. Today we are going to learn about the First World War. Previously we have already discussed about the background story, that what happened exactly after the Second World War, and there at many point of time we have discussed that it was quite different from the First World War. So let's see what exactly happened at the First World War and what was the result of it. So likewise, as Second World War had two different powers, two competitors. Similarly, in the First World War, also there were two main powers. One was Allies and other was the Central Powers. Allies में तो कोई changes है नहीं जो Second World War के time पे हमने पढ़ा. Allies का group as it is ही है, where England is there, France is there, Russia is there, and USA is there. USA entered into the war later, 1917 में add हुआ था इस war में, as the war started in 1914 only, and USA came late. Even in the Second World War, USA ने entry बाद में की थी, but still दोनों ही केसेस में, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यूएसए की एंट्री के बाद जो सिचुएशन है वो एकदम से चेंज हो जाती है. वी विल सी लेटर दैट व्हाट हैपेंड व्हेन यूएसए एंटर इनटू द वॉर. ओके, अब देखते हैं सेंट्रल पावर्स. सेंट्रल पावर्स में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की. जस्ट रिमेंबर दिस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे कंट्रीज लड़ रही हैं एक दूसरे से, बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक तरफ जब एलाइज हैं, दीज वर द कंट्रीज. जहाँ पे हम सेंट्रल पावर्स की बात करें, सो दीज वर हैविंग द मोनार्की सिस्टम. मीन्स यहाँ पे एम्पायर्स हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री नहीं लड़ रही हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे इम्पीरियलिज्म है, यू कैन से मोनार्की सिस्टम है, किंगशिप है, डिक्टेटरशिप है. सो दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द democratic countries. So democratic countries, allies powers. At the end, yes, they won the First World War, and again the Central Powers lost the war. और Central Powers में कौन है? ये तीनों ही जो हैं, these are the empires. They are not the countries at that time. अब हम बात करते हैं कि जब ये लोग हार गए तब क्या situations हुई. So now coming to the first topic of the chapter, that is the birth of the Weimar Republic. So First World War जब ख़त्म हुआ, जिसमें सेंट्रल पावर्स हार गई थी, मीन्स जर्मनी भी हार गई. सो जर्मनी के हारने के बाद द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी जब हुआ, सो किंग को हटा दिया गया उसकी पोस्ट से. डेफिनेटली जब किंग वॉर में हार गया है तो किंग को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी. सो किंग के छोड़ने के बाद जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं, दे ऑक्यूपाइड द पार्लियामेंट. मीन्स उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज़ लाने की कोशिश की गई जर्मनी के अंदर. फाइन. और ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, दे मेट एट Weimar. Weimar is a place in Germany. So they met over there, they formed the National Assembly over there, and they named it as Weimar Republic. तो इस तरीके से Weimar Republic का बर्थ हुआ. उन्होंने पूरा कंट्रोल किया कि भाई अब तो हम हार चुके हैं, जर्मनी हार चुकी है, किंग भी नहीं है, और इस समय पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स है. सो एट दैट टाइम दे टुक voluntarily they took the charge in their hand to handle the situation. वन थिंग मोर, जो जर्मनी की पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है रीच स्टेग. फाइन. सो रिमेंबर दिस नेम, रीच स्टेग. बट यू विल सी दैट दिस वेमर रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल. ऐसा क्यों हुआ? दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन विच माइट कम इन योर एग्जाम, दैट why Weimar Republic was not welcomed by its own people. So इसके पीछे भी काफ़ी सारे reasons हैं. So one of the most important reason is that they signed the harsh treaty with the winning team. उसके पहले हम ये मैप देखते हैं ज़रा. You can see the indicators over there.
इंडिकेटर सेज दैट लैंड टेकन फ्रॉम द जर्मनी. अब आप देखो जितने भी ये ऑरेंज पार्ट में हैं, दीज एरियाज, ये एरिया ऑलरेडी मतलब जब साइन किया गया ट्रीटी, उसमें ये एरियाज जो विनिंग टीम है उन्होंने जर्मनी से ले ली. सेकेंडली यू कैन सी लैंड अंडर द लीग ऑफ नेशनल कंट्रोल. बेटा ये लीग ऑफ नेशनल कंट्रोल इज समवॉट सिमिलर टू द यूनाइटेड नेशंस. ओके, जो यूनाइटेड नेशंस हैं, इनकी तरह ही एक तरीके से एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने कुछ एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था, लाइक दिस. सो दे हैव टेकन अवे दीज एरियाज़. फोर्थली यू कैन सी डीमिलिटराइज्ड जोन, यानी कि जहाँ पे जर्मनी की मिलिट्री इफ़ेक्टिव नहीं थी, ये एरिया. सो बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि इतना सारा रीजन हारने के बाद जर्मनी को देना पड़ गया. सो यू कैन अंडरस्टैंड द एंगर इन द माइंड ऑफ द पीपल. फाइन. एंड ये सब हुआ कब? थ्रू द पीस ट्रीटी विच वॉज साइंड बाय वेमर रिपब्लिक. अब हम ये तो समझ सकते हैं कि भाई इसमें वेमर रिपब्लिक की क्या गलती, क्योंकि हार किसकी वजह से हुई? किंग की वजह से हुई. बट फेस किसको करने पड़ा? प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ी? वेमर रिपब्लिक को. एंड पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. So the name of this treaty is the Treaty of Versailles. Versailles क्या है? Versailles फ्रांस में एक जगह का नाम है जहाँ पे ट्रीटी साइन की गई थी वेमर रिपब्लिक के साथ. सो दैट इज़ वाई दैट ट्रीटी इज़ नेम्ड एज ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस. एंड दिस वॉज द मोस्ट हार्श एंड द ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी साइंड विद जर्मनी, अंडर विच वॉट ऑल हैपेंड. बेटा ये भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है कि पीस ट्रीटी जो साइन की गई थी उसमें क्या क्या क्लॉजेस रखे गए थे, मीन्स क्या क्या कंडीशंस रखी गई थी. सो यू कैन सी ओवर हेयर दैट जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, मीन्स जितनी भी कॉलोनीज उनके कंट्रोल में थी जर्मनी के, दे हैव टू गिव इट टू द विनिंग पार्टी. A tenth of its population, so 1/10 of its population also they have to lose. 13% of its territories, 57% of its iron, 26% of its coal to the France, Poland, Denmark, Lithuania. So इन regions को ये सारी चीज़ें उनको देनी पड़ी. Plus Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. हमने अभी देखा था मैप में कि उनकी कुछ एरियाज़ को demilitarized करवा दिया गया था. The war guilt clause held Germany responsible for the war and damage the allied countries suffered. Germany was forced to pay compensation amount to $6 billion. The allied armies also occupied the resources rich Rhineland for much of the 1920s. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace of the Versailles. So ये सब रीजन्स की वजह से वेमर रिपब्लिक को डिफ़ॉल्टी पाया गया. मीन्स जो लोग हैं वो वेमर रिपब्लिक को कोसती थी या उनको समझती थी कि इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, या इतना कुछ जो उनका जिसकी वजह से वो रिच थे या पावरफुल थे वो सब उनको देना पड़ रहा है. नाउ लेट्स सी द इफ़ेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों के ऊपर. सो वी कैन से दैट इट डज़ नॉट ओनली हैव द पॉलिटिकल इम्पैक्ट या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बट ऑल्सो द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द पीपल. साइकोलॉजिकली कैसे? पीपल वॉज इन टेरिफाइड सिचुएशन, मीन्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, गुस्से में थे वेमर रिपब्लिक को लेके कि उनकी वजह से वो आज इस कंडीशन में आ चुके हैं. किस कंडीशन में आ चुके हैं? From a continent of creditor they became the debtor. Means
कि यूरोप, जर्मनी यूरोप में है, सो वी कैन से कि जो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो क्रेडिटर था, मीन्स जो बाकी कॉन्टिनेंट्स को पैसा बांटता था कि भाई तुम्हें पैसों की नीड है ले जाओ. सो इस तरीके से इट वॉज द वेरी रिचेस्ट कॉन्टिनेंट. बट नाउ बिकॉज ऑफ द जर्मनी एंड बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स, व्हाट हैपेंड, दे बिकम द डेबिटर, मीन्स उनको पैसा मांगना पड़ रहा है और वो लौटाने की कंडीशन में नहीं है. सो दिस वॉज द सिचुएशन. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sin of the old empire. और सब भुगतान कौन कर रहा है? वेमर रिपब्लिक को करना पड़ रहा है. अब सिचुएशन ये आ गई है कि लोग डायरेक्टली वेमर रिपब्लिक को तो अटैक नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते थे कि जो लोग वेमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स हैं उन पे ईजिली अटैक कर देते थे. उनके साथ आने जाने वाले सपोर्टर्स को मार पिटाई करना, कभी भी उनके घर पे अटैक कर देना. सो दिस वाज वेरी कॉमन इन जर्मनी. एंड मॉकिंगली वेमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स को और वेमर रिपब्लिक को क्या बोला जाता था? नवंबर क्रिमिनल्स. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन की गई थी वो नवंबर में साइन की गई थी, बिकॉज ऑफ विच दे वर कंसिडर्ड एज द नवंबर क्रिमिनल्स. आगे हम देखते हैं कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसका ना ही सिर्फ ट्रबल प्रोवाइड किया इसने जर्मनी को, बट ऑल्सो हैड अ वेरी डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी. हाउ? जो पॉलिटिशियंस हैं या पब्लिशर्स हैं वो सोल्जर्स की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाइड करके दिखाते थे. ऐसा क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक गुस्सा था. किसको लेके? एलाइड पावर्स को लेके या वेमर रिपब्लिक को लेके कि भाई हमें तो अब बदला चाहिए. बस जो ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है, जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, उसका बदला चाहिए. सो बदले के लिए दे नीड टू फाइट, और फाइटिंग के लिए दे नीड द सोल्जर्स. सो दैट इज़ वाई what they were doing is they were glorifying the life of the soldiers so that more and more people can join the army. But in actual condition क्या थी soldiers की? They were suffering, they were in tension, life security नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा, ढंग से रह नहीं पा रहे. So condition was totally different from what they were shown. So इस तरीके से the life was getting very miserable in Germany at those time. और उस टाइम पे इस डेमोक्रेसी को लोग एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. Democracy was indeed a young and a fragile idea which could not survive the instability of interwar Europe. क्यों ऐसा? क्योंकि लोगों के अंदर किस चीज़ की फीलिंग है? लड़ने की फीलिंग है. They want बदला. अब बदला जहाँ ज़रूरी है, जहाँ उनको लड़ना है, वहाँ डेमोक्रेसी का क्या काम? सो दे वर नॉट सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक आइडियाज़ विच वेमर रिपब्लिक वांट टू अप्लाई इन द कंट्री. सो ये भी एक रीज़न हम बोल सकते हैं कि लोग वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं कर रहे थे. आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर इन योर माइंड.